हेलो एवरीवन, रॉयल एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जंगल क्रूज मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अमेज़न से एक दंत कथा सामने आई, टीयर्स ऑफ मून यानी कि चंद्रमा के आंसुओं की। कहा जाता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा पेड़ है जिसकी एक पंखुड़ी ही हर तरह की बीमारियों को ख़त्म कर सकती है और हर एक श्राप को तोड़ सकती है। सदियों पहले कई लोग उन हीलिंग टीयर्स की तलाश में निकल पड़े। डॉन लोब डे अगेरे नाम का एक किंग भी अपनी आर्मी के साथ उन हीलिंग टीयर्स पर कब्जा जमाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन वो जंगल जादुई था और उन हीलिंग टीयर्स की रक्षा करता था। किंग और उसके सभी सैनिक मारे गए। उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों ने किंग और उसकी सेना को ढूंढ लिया और उन्हें वापस से जिंदा कर दिया। किंग अगियरे ने उस कबीले के सरदार से पवित्र एरो हेड मांगा जो उन टीयर्स को ढूंढने में मदद करता है और वही उन करामाती टीयर्स को पाने की एकमात्र चाबी है। पर कबीले के सरदार ने किंग को वो एरोहेड देने से मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि किंग उस एरोहेड के काबिल नहीं है, लेकिन किंग किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। इसीलिए वो कबीले पर हमला कर देता है, लेकिन वो जंगल किंग अगियरे और उसकी आर्मी को एक श्राप दे देता है कि वो दोबारा कभी रिवर के साइड को नहीं छोड़ पाएंगे। वो लोग ना ही जी पाएंगे और ना ही मर सकेंगे। वहीं से अब सीन शिफ्ट होती है 1916 में इंग्लैंड के लंदन शहर में, और ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। यहाँ पर हम मैकग्रेगर को देखते हैं जो कि इंग्लैंड के कुछ अधिकारियों के सामने उन्हें हीलिंग टीयर्स के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि वो कहानियाँ सच हैं और वो हीलिंग टीयर्स वास्तव में हैं। अगर हम उन्हें हासिल कर लें तो हम अपने सैनिकों को ठीक कर पाएंगे जो जर्मनी की गोलियों से जख्मी हुए हैं। पर वो अधिकारी उन हीलिंग टीयर्स को ढूंढने से साफ साफ मना कर देते हैं। इसके बाद मैकग्रेगर इन सभी को फिर से उन हीलिंग टीयर्स के बारे में बताने लगता है। दरअसल मैकग्रेगर और उसकी सिस्टर लिली दोनों को ये पता चला है कि इस क्लब में वो एरो हेड मौजूद है जिसकी मदद से उन हीलिंग टीयर्स को हासिल किया जा सकता है। इसीलिए एक तरफ मैकग्रेगर अधिकारियों को अपनी बातों में फंसा रहा होता है तो वहीं लिली उस एरो हेड को चुराने के लिए पहुंच जाती है। वो सभी को चकमा देकर उसे चुराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी जोआकिम उसे देख लेता है। दरअसल जोआकिम एक राजकुमार है और वो उसी एरोहेड को खरीदने के लिए यहाँ आया होता है। वो अपने सैनिकों से लिली को पकड़ने के लिए कहता है, पर लिली उन सैनिकों को मारते हुए यहाँ से जाने लगती है और अपने भाई मैकग्रेगर के साथ यहाँ से निकल जाती है। इस बात से जोआकिम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं से अब सीन शिफ्ट होती है फ्रैंक नाम के स्कीपर की ओर जो कुछ टूरिस्टर्स को अमेज़न नदी की सैर कराने के लिए ले जाता है, लेकिन उन टूरिस्टर्स को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता है क्योंकि फ्रैंक उन्हें जंगल के अंदर नहीं ले गया था। इसीलिए फ्रैंक एक इशारा करता है और वहाँ पर कुछ आदिवासी आ जाते हैं जो इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी घायल नहीं होता क्योंकि वो आदिवासी भी फ्रैंक से मिले हुए थे। दरअसल ये फ्रैंक की एक चाल थी उन टूरिस्टर्स से ज़्यादा पैसे लेने की। वहीं से अब सीन शिफ्ट होती है पोर्टो वेल्हो ब्राज़ील में, जहां पर हम देखते हैं कि लिली और मैकग्रेगर अमेज़न जंगल जाने के लिए एक स्कीपर को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि फ्रैंक उन सभी टूरिस्टर्स को वापस पोर्टो वेल्हो ब्राज़ील ले आया था। तभी फ्रैंक के सामने नीलो नाम का एक आदमी आता है और उससे वो सारे पैसे ले लेता है जो कि उसने अभी अभी कमाए थे, क्योंकि फ्रैंक ने उस आदमी से कुछ पैसे उधार लिए थे। नीलो फ्रैंक के बोट का इंजन निकाल लेता है और उसे एक चैम्बर में बंद करके उसकी चाबी अपने पास ही रख लेता है। वो फ्रैंक से कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे 5000 रियाल दे दो और अपना इंजन ले जाओ। नीलो उस इंजन की चाबी को अपने कमरे में छुपा देता है। फ्रैंक उस चाबी को चुराने के लिए वहां जाता है और उस चाबी को चुरा लेता है। तभी यहाँ पर लिली आ जाती है और वो समझती है कि फ्रैंक ही नीलो है, इसीलिए वो उससे अमेज़न जंगल जाने के लिए पूछती है। पहले तो फ्रैंक मना करता है, पर जब लिली उसे 20,000 रियाल ऑफर करती है तो वो मान जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर नीलो पहुँच जाता है। इसीलिए लिली अब फ्रैंक के साथ जाने से मना कर देती है। तभी फ्रैंक लिली के गले में एरो हेड देखता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें 12,000 रियाल में ही वहाँ तक ले जाऊँगा। थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक टाइगर आ जाता है और सभी पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रैंक उस टाइगर को यहाँ से भगा देता है। फ्रैंक की इस बहादुरी को देखकर लिली उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि ये टाइगर फ्रैंक का पालतू है।
इसके बाद फ्रैंक लिली और मैकग्रेगर को अमेज़न जंगल ले जाने की तैयारी करने लगता है। तभी जोआकिम के कुछ आदमी लिली को किडनैप कर लेते हैं, पर लिली उनकी कैद से आज़ाद हो जाती है और उन आदमियों पर हमला करने लगती है। जब फ्रैंक को पता चलता है कि लिली को किडनैप किया गया है तो वो भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। ये दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी बोट पर वापस आ जाते हैं। तभी जोआकिम अपने सबमरीन के साथ इनके पीछे पड़ जाता है। वो इन पर फायरिंग करने लगता है, पर फ्रैंक अपनी बोट को दूसरी दिशा में मोड़ लेता है। इसके बाद जोआकिम उस बोट पर मिसाइल छोड़ देता है, पर फ्रैंक किसी तरह उस बोट को यहाँ से निकाल देता है और जोआकिम पीछे ही रह जाता है। और अब फ्रैंक, लिली और मैकग्रेगर ये तीनों अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। रात को लिली और मैकग्रेगर दोनों फ्रैंक के टाइगर को देख लेते हैं, इसीलिए लिली फ्रैंक पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि फ्रैंक ने उससे झूठ बोला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोआकिम उस जगह पर पहुंच जाता है जहां आज से सदियों पहले किंग अगिएरे और उसकी आर्मी को पनिश किया गया था। किंग अगिएरे और उसकी आर्मी अब पूरी तरीके से पत्थर बन चुकी थी, इसीलिए जोआकिम रिवर का वाटर उनके ऊपर डालता है जिससे वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। जोआकिम किंग अगिएरे और उसके आर्मी से एक डील करता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे वो एरोहेड लाकर दे दो तो मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रैंक की बोट पानी के तेज बहाव में फंस जाती है। वो बोट नीचे गिरने ही वाली होती है कि फ्रैंक उस बोट को मोड़ लेता है और किसी तरह ये सब के सब बच जाते हैं। उसी दिन लिली चुपके से फ्रैंक के कमरे में चली जाती है, जहां पर वो देखती है कि फ्रैंक के पास उन हीलिंग टीयर्स तक पहुंचने का मैप था। वो समझ जाती है कि फ्रैंक भी उन हीलिंग टीयर्स तक पहुंचना चाहता था। लिली फ्रैंक से इस बारे में पूछती है, तब फ्रैंक बताता है कि हाँ, मैंने कई बार उस पेड़ तक पहुंचने की कोशिश की है, पर अब मुझे पता चल गया है कि वो पेड़ नकली है, वो वास्तव में है ही नहीं। लिली कहती है कि मेरे पास वो एरो हेड है और इसीलिए वो पेड़ भी ज़रूर होगा। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके ऊपर कुछ आदिवासी हमला कर देते हैं और इन्हें बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। इन आदिवासियों का सरदार लिली से एरो हेड मांगता है, पर लिली उन्हें एरो हेड नहीं देती है। लिली अपने हाथों को छुड़ाकर उन आदिवासियों पर हमला कर देती है, पर तभी वो आदिवासी हंसने लगते हैं। वो फ्रैंक से कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब हम और नाटक नहीं कर पाएंगे। दरअसल ये आदिवासी फ्रैंक के दोस्त होते हैं। लिली से एरो हेड लेने के लिए ही इन्होंने ये प्लान बनाया था। इस बात से लिली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फ्रैंक को एक ज़ोर से तमाचा मार देती है। इसके बाद लिली इस कबीले की एक आदिवासी औरत के पास जाती है। वो उसे एरो हेड दिखाती है और कहती है कि इस पर जो लिखा है वो मुझे बताओ। एरोहेड पर काफ़ी प्राचीन भाषा लिखी थी। वो औरत इसे पढ़ती है और लिली को बताती है कि इस पर जादुई पेड़ तक पहुंचने का रास्ता लिखा हुआ है। थोड़ी ही देर में किंग अगिएरे और उसकी आर्मी इस कबीले पर हमला कर देती है। कई सालों से श्राप से बंधे रहने के कारण इन सभी के पास कुछ जादुई शक्तियां भी आ गई थी। इस कबीले के सभी लोग राजा और उसकी आर्मी से लड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर राजा और उसकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, इसीलिए इस कबीले के लोग उन्हें हरा नहीं पाते हैं। इसी दौरान किंग अगिएरे फ्रैंक के सीने में तलवार घुसा देता है और फ्रैंक काफ़ी ऊंचाई से पेड़ों से टकराता हुआ पानी में बह जाता है। मैकग्रेगर और लिली दोनों कबीले की एक औरत के साथ यहाँ से भाग जाते हैं। अब किंग अगिएरे और उसकी आर्मी भी उनका पीछा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो लोग पानी से काफ़ी दूर चले गए थे और अगर किंग अगिएरे और उसकी आर्मी उनका पीछा करती तो वो लोग फिर से पत्थर बन जाते। इसीलिए किंग अपनी मधुमक्खियों से कहता है कि जाओ जोआकिम को इसके बारे में बताओ ताकि वो एरोहेड को हासिल कर सके। इधर लिली और मैकग्रेगर दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ये देखते हैं कि फ्रैंक अब भी जिंदा है। लिली फ्रैंक को देखकर काफ़ी हैरान होती है। वो फ्रैंक से पूछती है कि तुम्हें तलवार लगने के बाद भी तुम आखिर जिंदा कैसे हो। तब फ्रैंक उन्हें अपनी पूरी हिस्ट्री बताता है। वो बताता है कि मैं किंग का भाई हूँ। किंग अगिएरे की बेटी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, इसीलिए किंग अपनी बेटी की बीमारी को दूर करने के लिए उस फूल को पाना चाहता था। हम सब के सब उस फूल को पाने के लिए उस दिशा में निकल पड़े। वो बताता है कि राजा के लिए मैं ही उनका मैप बनाया करता था। रास्ते में हम सभी के सामने काफ़ी सारी मुसीबतें आ गई और हम सब मरने की कगार पर आ गए, पर उस कबीले के लोगों ने उन्हीं फूलों की मदद से हमें वापस से ठीक कर दिया।
किंग ने उस कबीले के सरदार से एरो हेड मांगा, पर उस कबीले के सरदार ने उसे एरो हेड नहीं दिया। इसीलिए किंग ने उस कबीले पर हमला कर दिया और वहां पर काफ़ी सारी आग लगा दी। हालांकि मैंने उन सभी को रोकने की काफ़ी कोशिश की, पर वो लोग नहीं माने। इसीलिए कबीले के सरदार ने मरते मरते उन्हें एक श्राप दे दिया कि वो लोग कभी भी रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। किंग मुझे मारना चाहता था क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया था, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने किंग और उसकी आर्मी को नदी से दूर कर दिया और इसीलिए वो पत्थर बन गए। फ्रैंक लिली को बताता है कि मैंने कई बार उस फूल को पाने की कोशिश की, पर मुझे कभी भी वो फूल नहीं मिला क्योंकि मेरे पास एरो हेड नहीं था। फ्रैंक बताता है कि अब मैं 400 साल का हो चुका हूँ। श्राप के कारण मैं इस नदी को छोड़ भी नहीं सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बोट बनाई और अपना ये काम शुरू कर दिया। अब लिली को पता चल गया था कि आखिर फ्रैंक ये सब क्यों कर रहा है, इसीलिए वो फ्रैंक को माफ़ कर देती है और मन ही मन फ्रैंक को चाहने लगती है। मैकग्रेगर के पैर में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से वो आगे का सफ़र नहीं जारी रख सकता था। इसीलिए लिली उसे उस आदिवासी औरत के पास छोड़ देती है और वहीं फ्रैंक के साथ अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जोआकिम को किंग अगिएरे का मैसेज मिलता है और इसीलिए वो एरो हेड को हासिल करने के लिए आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे मैकग्रेगर मिलता है और इसीलिए वो मैकग्रेगर को पकड़ लेता है ताकि वो लिली को ब्लैकमेल कर सके और उससे एरो हेड हासिल कर सके। वहीं फ्रैंक और लिली दोनों उस जादुई पेड़ की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। फ्रैंक पानी में नीचे जाता है जहां पर उसे एक चैम्बर दिखता है जो लॉक था और उसे खींचने पर वो खुल जाता। पर फ्रैंक इस काम को अकेले ही नहीं कर सकता था, इसीलिए वो लिली से मदद मांगता है। पर लिली पानी से काफ़ी ज़्यादा डरती थी और उसे तैरना भी नहीं आता था, इसीलिए फ्रैंक उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और अब लिली पानी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो नीचे जाती है और ये दोनों मिलकर उस चैम्बर को खोल देते हैं, जिसकी वजह से उस नदी का सारा पानी सूख जाता है। फ्रैंक और लिली काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लिली फ्रैंक से कहती है कि अब आखिरकार तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे, मैं तुम्हें अपने शहर लंदन लेकर चलूँगी। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जोआकिम आ जाता है। वो मैकग्रेगर के ऊपर गन पॉइंट करता है और लिली से एरो हेड ले लेता है। इसके बाद जोआकिम इन तीनों को अपने साथ उसी गुफा में ले जाता है जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि वो जादुई पेड़ अब पूरी तरीके से सूख चुका था। जोआकिम लिली से कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस पेड़ को ठीक कर सकती हो, इसीलिए जल्दी से इस पेड़ को मेरे लिए ठीक करो। पर लिली साफ साफ मना कर देती है। फ्रैंक जोआकिम से कहता है कि मैं इस पेड़ को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी एक फूल चाहिए। जोआकिम इस बात के लिए मान जाता है और अब फ्रैंक उस पेड़ को ठीक करने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन वो इस पेड़ को नहीं ठीक कर पाता, इसीलिए वो लिली को बुलाता है। और अब फ्रैंक और लिली दोनों मिलकर अपना दिमाग लगाते हैं और उस पेड़ को फिर से ठीक कर देते हैं, जिससे उस पेड़ में फिर से फूल लगने लगते हैं। यहाँ पर फ्रैंक लिली को एक इशारा करता है। लिली फ्रैंक को गोली मार देती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। इसके बाद जोआकिम लिली और अपनी आर्मी के साथ उस पेड़ पर चढ़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन ये लोग देखते हैं कि जैसे जैसे चांद अस्त हो रहा था, इस पेड़ के फूल फिर से मुरझा रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि फ्रैंक अब भी जिंदा था। वो पानी से निकलता है और मैकग्रेगर को बचा लेता है। वहीं लिली जोआकिम को चकमा देकर वहां से भाग जाती है और आखिरी बचे फूल को तोड़ लेती है। तभी लिली के सामने जोआकिम आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे वो फूल दे दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। लेकिन लिली उसकी बात नहीं मानती, वो उस फूल को फ्रैंक को दे देती है। तभी यहाँ पर किंग और उसकी आर्मी आ जाती है। वो जोआकिम को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद वो लिली के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो उससे वो फूल हासिल करना चाहते हैं। तभी फ्रैंक किंग को दिखाता है कि वो फूल उसके पास है, ना कि लिली के पास। इसीलिए किंग और उसकी आर्मी अब उसकी बोट की ओर बढ़ने लगती है। फ्रैंक मैकग्रेगर और अपने टाइगर को बोट से नीचे उतार देता है और जैसे ही किंग और उसकी आर्मी इस बोट पर आते हैं, वो इस बोट को एक बड़ी सी दीवार से टकरा देता है। फ्रैंक ने पहले ही उस फूल की पंखुड़ी को मैकग्रेगर को दे दिया था। जैसे ही वो बोट उस चट्टान से टकराती है, वहाँ का सारा पानी दूसरी तरफ चला जाता है और अब श्राप की वजह से ये सब के सब पत्थर बन जाते हैं।
कहीं ना कहीं अब लिली फ्रैंक से प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। उसके पास जो आखिरी पंखुड़ी थी वो उससे फ्रैंक को ठीक करने की कोशिश करती है, पर उसका कोई असर नहीं होता और इसीलिए वो निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि फ्रैंक फिर से ठीक हो चुका है, वो इंसान बन चुका है और इस वजह से लिली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी ये लोग देखते हैं कि उस गुफा में चांद की रोशनी फिर से पड़ती है और एक फूल फिर से खिल उठता है और उस फूल को मैकग्रेगर अपने पास रख लेता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि फ्रैंक और लिली दोनों साथ में इंग्लैंड में रहते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।